स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के ताज कहे जाने वाले कश्मीर की। वही कश्मीर जिसे भारत से छीनने का ख्वाब पाकिस्तान बीते कई दशकों से देख रहा है। लेकिन उसके इस ख्वाब की हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने करंट फाइनेंशियल क्राइसिस में जितने बेल आउट की भीख पाकिस्तान IMF से मांग रहा है, उससे 2 गुना जम्मू एंड कश्मीर का इस साल का बजट है। हम बात कर रहे हैं उस कश्मीर की जिसका नाम संस्कृत भाषा के शब्द कश्मीरा से पड़ा है, जिसका मतलब है डेसिकेटेड लैंड। ऐसा माना जाता है कि पहले ये कश्मीर घाटी पूरी तरह पहाड़ी झीलों के बीच डूबी हुई थी, जो झील समय के साथ सूखती चली गईं और इसीलिए ये घाटी आगे जाकर कश्मीरा और फिर कश्मीर कहलाई। वहीं अगर हम इसका इतिहास उठाकर देखें तो कश्मीर कभी चीन से ऑटोमन एम्पायर को जोड़ने वाले मशहूर सिल्क रोड का एक इंपॉर्टेंट जंक्शन हुआ करता था, जहां से काराकोरम दर्रे यानी काराकोरम पास से श्रीनगर या फिर लेह और सांगजू पास के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ जाता था। यही नहीं, मौर्यन एम्पायर के सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक की राजधानी ही श्रीनगरी हुआ करती थी, जो आज के दौर में जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। दोस्तों, इतिहास में कश्मीर के इस तख्त पे कई हुकूमतों के ताज बदले, कभी करकोटा तो कभी उत्पला, कभी शाह मीर तो कभी मुगल। आगे चलकर आजाद भारत के इतिहास में एक दौर वो भी आया जब बर्फीली हवाओं वाले इस कश्मीर की जमीन मासूमों के खून से गर्म हो गई। पर फिर भी जो इतने सब के बीच नहीं बदला, वो है हिंदुस्तान के इस ताज की तासीर और इसकी ये कश्मीरियत। ना ही बदला यहाँ के लोगों का जज्बा, यहाँ के अपनेपन की गर्माहट और यहाँ की गुलाबी सर्द हवाओं का ये सुकून, जो कश्मीर को कश्मीर बनाता है। ये वो कश्मीर ही है जिस पर फिदा होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने फरमाया था, गर फिरदौस बर रुए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। यानी अगर इस जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। अब ये तो बात हुई कश्मीर की, लेकिन कश्मीर का जिक्र आए और जम्मू उससे छूट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए हम अपने आज के डिस्कशन में इस जन्नत के बगल में 9th सेंचुरी में हिंदू राजा जम्मू लोचन द्वारा बसाए गए जम्मू के बारे में भी जानेंगे। वही जम्मू जो अपनी स्थापना से लेकर अब तक कश्मीर घाटी के साथ ऐसे जुड़ गया मानो ये दोनों एक ही हों। 12th सेंचुरी में कल्हन द्वारा लिखे गए हिस्टोरिक टेक्सचर राज तरंगिनी में कश्मीर के इतिहास के साथ साथ जम्मू का डिटेल्ड अकाउंट भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि 1398 में दिल्ली पर हमला करने वाले तिमूर से लेकर मुगल डायनेस्टी के अकबर तक हुए सभी हिस्टोरियंस के क्रॉनिकल्स में जम्मू और यहाँ के शासकों का जिक्र देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे सफर का एक और साथी होगा लद्दाख, जो यूं तो आज एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, पर बीते कई युगों से हमेशा से जम्मू और कश्मीर से अपनी एक अलग पहचान बनाए बैठा है। लेकिन आज जब हम भारत के इस ताज की बात कर रहे हैं तो हम इस पूरे ताज को एक साथ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां एक और जम्मू हिंदुओं का और कश्मीर मुस्लिम्स का गढ़ रहा है, तो वहीं लद्दाख कुशन एम्पायर के समय से ही भारत में बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। ऐसे में ये तीनों इलाके मिलकर भारत की यूनिटी और डाइवर्सिटी की एक मिसाल अपने आप बन जाते हैं। अब शायद आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये हरक्यूलियन टास्क पूरा कैसे होगा। आफ्टर ऑल, लद्दाख रीजन जम्मू और कश्मीर को मिलाकर 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैला ये अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जिसका 78,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया पाकिस्तान ने और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा और सोशियो इकोनॉमिकली डाइवर्स रीजन तो है ही, और साथ में ही इसका इतिहास भी हजारों साल पुराना है। तो इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमने अपने इस काम को 3 हिस्सों में बांट लिया है, और इसीलिए आज हम अपने इस डिस्कशन को इस फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के केवल उस रीजन तक ही सीमित रखेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट के अधीन है, जबकि बाकी के बचे हुए रीजन को डिटेल में समझने का अधूरा काम हम इसी सीरीज के आने वाले वीडियोस में पूरा करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना ये सफर शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आज के हमारे इस डिस्कशन की कॉम्प्रिहेंसिविटी को देखते हुए ये UPSC मेंस के लिहाज से अक्रॉस ऑल पेपर्स काफी इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, कश्मीर का इतिहास हजारों साल पुराना है। कश्मीर फ्लड प्लेन्स पे मिलने वाले अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट से कश्मीर वैली के ह्यूमन सेटलमेंट के
3000 BC से भी ज्यादा पुराने होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि इसका जिक्र हमें हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है, जिसके अनुसार कश्मीर जो पहले लेक से डूबा हुआ था, उसका पानी ऋषि कश्यप ने बारामूला की पहाड़ियों के बीच रिजिस काट कर बहा दिया था। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण्स को यहाँ आकर बसने और यहीं पर अपने यज्ञ करने की सलाह दी थी। वहीं कुछ पुराणों में कश्मीर स्टेट के महाभारत युद्ध के समकालीन होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इस एरिया के फैक्चुअल हिस्ट्री की बात करें तो 326 BC में हुई बैटल ऑफ हाइडेस्पेस के दौरान भी राजा पोरस के कश्मीर के राजा अभिसारा से अलेक्जेंडर द ग्रेट के खिलाफ सहायता मांगने के रिटन एविडेंसेस मौजूद हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि तब तक कश्मीर एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग सोवरेन स्टेट बन चुका था। यही नहीं, 6th से 8th सेंचुरी के बीच लिखे गए नीलमत पुराण और 12th सेंचुरी में कल्हन द्वारा लिखे गए राजतरंगिणी में भी कश्मीर के बारे में डिटेल्ड अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि 1st सेंचुरी AD में कुशन डायनेस्टी के कनिष्का ने कश्मीर में ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी और 4th सेंचुरी आते आते कश्मीर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के संस्कृत लिटरेचर का एक प्राइम लर्निंग सेंटर बनकर विश्वविख्यात हो चुका था, जहां से कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज और पिलग्रिम्स की सहायता से बुद्धिज्म का तिब्बत और चाइना में फैलाव हुआ। 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच कश्मीर की राजगद्दी पर कभी सेंट्रल एशिया के हंस तो कभी इंडियन रूलर्स का राज रहा, जबकि 7th से 14th सेंचुरी के बीच कश्मीर घाटी करकोटा, उत्पला और लोहारा जैसे अलग अलग हिंदू डायनेस्टीज के अधीन ही रही। हालांकि इसी बीच 11th सेंचुरी में महमूद ऑफ गजनी ने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए 2 बार हमले किए थे, पर तब कश्मीर मजबूत था और गजनी को अपनी इस कोशिश में असफलता हाथ लगी। 14th सेंचुरी के मध्य में लोहार डायनेस्टी के रूल का अंत आते आते तेजी से कमजोर होते कश्मीर पर इस्लामिक रूल ने पहली बार अपना दावा पेश किया। एक छोटे से ट्रांजिटरी फेज के बाद 14th सेंचुरी में ही शाह मीर डायनेस्टी ने कश्मीर में पहला मेजर इस्लामिक रूल स्टैब्लिश कर दिया, जिसके बाद से घाटी में इस्लाम का प्रसार भी तेजी से बढ़ने लगा और संस्कृत और बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के एक मेजर हब के रूप में कश्मीर की पहचान इतिहास के पन्नों में दबती चली गई। 14th सेंचुरी मिड से 16th सेंचुरी मिड तक लगभग 200 साल तक कश्मीर पर शाह मीर डायनेस्टी का ही आधिपत्य रहा, लेकिन इसके बाद दिल्ली में मजबूत हो चुकी मुगल सल्तनत ने अपने कदम कश्मीर की ओर बढ़ा दिए। हालांकि हुमायूं के समय में ही मुगलों ने कश्मीर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन पहली बार 1586 में अकबर ने ही कश्मीर को सीधे अपने कब्जे में ले लिया और मुगलिया सल्तनत के काबुल सूबे में जोड़ दिया। इसके बाद लगभग 200 साल तक कश्मीर मुगलों के अधीन रहा, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर तब आया जब तेजी से कमजोर होते मुगलों से छीनकर 1752 में अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को उसके हाथों से छीन लिया। दुर्रानी के अधीन रहते हुए कश्मीर की आवाम और खास तौर पर गैर मुस्लिम पॉपुलेशन पर जुल्मों का पहाड़ टूट पड़ा। फोर्स कन्वर्जन, फोर्स लेबर, किलिंग्स, रेप और न जाने कैसे कैसे जुल्मों से कश्मीर जूझ रहा था। लेकिन 1820 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया और दुर्रानी के जुल्मों से दबी कश्मीर की जनता ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। सिख रूल में कश्मीर की गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों बहुत तेजी से बेहतर हुई। खास तौर पर यहाँ के शॉल्स की मांग वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी बढ़ी। 1845 में हुए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर के चलते कश्मीर जो अब एक प्रिंसली स्टेट बन चुका था, उस पर गुलाब सिंह के डोगरा डायनेस्टी का अधिकार हो गया। हिस्टोरिकली ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे डोगरा रूलर्स 1947 में भारत के आजाद होने तक कश्मीर की राजगद्दी पर आसीन रहे। दोस्तों, अब 1947 में आजादी और उसके बाद कैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करके पीओके को जन्म दिया, ये कहानी हम अपनी सीरीज के दूसरे अध्याय में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अब हम अपनी इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं और जम्मू के इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं।
दोस्तों 15 अक्टूबर से स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च हुए हैं, उनमें एडमिशंस क्लोज होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM है। तो आप भी एजी लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों अगर हम जम्मू की बात करें तो हालांकि यहाँ के लोकल्स का ये मानना है कि जम्मू को 3000 साल पहले स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इस बात को सही नहीं मानते। पर्शियन लैंग्वेज के सूफी कश्मीरी राइटर ख्वाजा मोहम्मद आज़म कौल तिदमरी की किताब तारीखी अजमी के अनुसार जम्मू को लगभग 9th सेंचुरी में हिंदू राजपूत राजा जम्बू लोचन ने ही तवी नदी के किनारे स्थापित किया था, और उसके बाद से ही जम्मू और इस पे शासन करने वाले राजाओं का जिक्र अलग अलग हिस्टोरियंस और रूलर्स के दस्तावेजों में देखने को मिलता है। कभी इसे दुर्गरा या डोगरा स्टेट से जोड़ा जाता है, तो कभी इसके शासकों के बारे में कलहन के राज तरंगिणी में दिए बब्बापुरा या बाबोर के राजाओं की वंशली में पढ़ने को मिलता है। यहाँ तक कि 14th सेंचुरी में भारत पर आक्रमण करने वाले तिमूर के दस्तावेजों में भी ये पता चलता है कि वो जम्मू के रास्ते ही समरकंद वापस लौटा था। इस तरह बाबर के मुगल क्रॉनिकल्स में भी जम्मू को मनहास राजपूतों द्वारा शासित पंजाब हिल्स का एक पावरफुल स्टेट बताया गया है। हालांकि इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि आगे जाकर जम्मू को मुगल किंग अकबर द्वारा अपने सरपरस्ती में ले लिया गया था। लेकिन इन सभी हिस्टोरिक टेक्स्ट में एक बात कॉमन है कि यहाँ शासन करने वाला राजा या तो मोर और लेस इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करता था, या वो मिडिवल टाइम्स में दिल्ली पर शासन करने वाली हुकूमतों के अलाइज हुआ करते थे। खास तौर पर जम्मू के प्रसिद्ध राजा भीमदेव को 15th सेंचुरी में दिल्ली पर शासन करने वाले मुबारक शाह का सपोर्टर बताया जाता है। लेकिन 18th सेंचुरी में मुगल पावर के डिक्लाइन के बाद जम्मू स्टेट में भी परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। जम्मूवाल या जमवाल फैमिली के राजा ध्रुव देव ने जम्मू और उसके आसपास के सारे डोगरा स्टेट्स पर अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर ली। वहीं उनके बाद गद्दी पर बैठे राजा रणजीत देव एक वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे, जिन्होंने हिल स्टेट में रिलीजियस फ्रीडम और सिक्योरिटी को इंश्योर किया। इसके चलते जम्मू की प्रॉस्पेरिटी से अट्रैक्ट होकर बहुत से क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स यहाँ आकर बस गए। इसके चलते इस रीजन की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन रंजीत देव के रूल के एंड होते होते पंजाब के सिख क्लैंस या मिसल्स ने जम्मू पर अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया था। खासतौर पर भंगी, कन्हैया और सुकेर शकिया मिसलों के बीच जम्मू पर कब्जा करने के लिए एक कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका था। इसी कड़ी में 1770 में भंगी मिसल ने जम्मू पर अटैक करके रंजीत देव को उनका ट्रिब्यूटरी बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद अलग अलग सिख मिसलों ने कई बार जम्मू को लूटा, जिसके चलते जम्मू ने अपना वैभव और आसपास के क्षेत्रों में अपनी सुप्रीमेसी को खो दिया। अंततः 1808 में जम्मू को महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर में मिला लिया गया। 1818 में राजा किशोर सिंह जम्मू प्रिंसिपैलिटी के रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किए गए, और यहीं से ब्रिटिश रूल के अंडर आगे जाकर जम्मू और कश्मीर प्रिंसली स्टेट पर शासन करने वाली जमवाल डायनेस्टी या डोगरा डायनेस्टी की नींव पड़ी। इन रूलर्स ने जम्मू में बड़े बड़े टेम्पल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का निर्माण कराया, साथ ही पुरानी श्राइन्स के रेनोवेशन पर भी ध्यान दिया। लगभग 1846 से ही जम्मू प्रोविंस की राजधानी रही। साथ ही जम्मू प्रोविंस की राजधानी विंटर कैपिटल भी रही, जो परंपरा आजादी और पार्टीशन के बाद भी बनी रही। चलिए, ये तो बात हुई जम्मू और कश्मीर की। अब हम जरा लद्दाख के गुजरे हुए कल में भी जाकर देख लेते हैं। लद्दाख का तिब्बतन भाषा में मतलब होता है लैंड ऑफ हाई पासेस। मिडिवल इस्लामिक स्कॉलर्स लद्दाख को ग्रेट तिब्बत या ग्रेट हाई लैंड भी बुलाते थे, जबकि इसके आसपास का क्षेत्र जैसे बाल्टिस्तान और कश्मीर के पास स्थित दूसरे ट्रांस हिमालयन स्टेट्स लिटिल तिब्बत कहलाते थे। लद्दाख रीजन में मिलने वाले रॉक क्रेविंग से यह पता चलता है कि यह रीजन नियोलिथिक टाइम से ही इनहैबिटेड है, और यहाँ के अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स नोमैड्स थे, जो कि कांपा नाम से जाने जाते थे। वहीं इसके बाद लगभग 1st सेंचुरी में लद्दाख कुशन एम्पायर का भाग बन गया था। आगे चलकर इस रीजन में बुद्धिज्म का प्रसार शुरू हुआ। 7th सेंचुरी के बुद्धिस्ट ट्रैवलर शुआनजांग के अकाउंट में इस रीजन का डिटेल्ड अकाउंट देखने को मिलता है, जिसमें लद्दाख को मरियुल कहा गया है। लगभग पूरे 1st मिलेनियम में बॉन रिलीजन को फॉलो करने वाले वेस्टर्न तिब्बत के झांगजुंग किंगडम्स
और कश्मीर के बीच स्थित लद्दाख रीजन गेंद की तरह उछलता रहा। वहीं इसी दौरान तिब्बतन और चाइनीज रूलर्स के बीच भी हिंदुस्तान तक सीधी पहुंच रखने के लिए एक जद्दोजहद चल रही थी। इसमें लद्दाख एक सेंटर पीस था, लेकिन सबके बीच भी लद्दाख की अपनी अलग कल्चरल आइडेंटिटी बनी रही। 842 एडी में तिब्बतन एम्पायर के ब्रेकअप के बाद एंशिएंट तिब्बतन रॉयल हाउस के एक रिप्रेजेंटेटिव नीमागॉन ने फर्स्ट लद्दाख डायनेस्टी स्टैब्लिश की। इसी दौरान लद्दाख का मेजर तिब्बतनाइजेशन हुआ और इसी के चलते इस रीजन में भारत से निकले बुद्धिज्म और तिब्बत से निकले बॉन रिलीजन के बीच एक क्लैश भी देखने को मिला। 14वीं सेंचुरी आते आते कश्मीर की ही तरह लद्दाख में भी इस्लाम ने अपने पहले कदम रखे। सेंट्रल एशिया के मुस्लिम स्टेट की ओर से होते हमलों के बीच ही मीर सैयद अली ने लद्दाख में पहला मुस्लिम कन्वर्जन करवाया और इसी पीरियड में यहाँ बहुत से मॉस्क का भी निर्माण हुआ। इसीलिए मीर सईद को लद्दाख में इस्लाम का फाउंडर माना जाता है। मिड 15वीं सेंचुरी आते आते किंग भगन के नेतृत्व में लद्दाख और उसके आसपास तिब्बत के बड़े क्षेत्र पर नामग्याल डायनेस्टी का आधिपत्य हो चुका था। इसी कड़ी में किंग ताशी नामग्याल ने सेंट्रल एशियन रेडर्स को रिपेल करने में सफलता पाई और एक मजबूत राज्य स्थापित किया जिसकी सीमाएं अपने पीक पर नेपाल तक जाती थी। पर नामग्याल रूलर्स भी बहुत समय तक अपनी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी बरकरार नहीं कर सके और उन्हें 16वीं सेंचुरी में बाल्टिस्तान के मुस्लिम शासकों के आक्रमणों के चलते उनसे कई संधियां और मैरिज अलायंसेस करने पड़े। और 17वीं सेंचुरी आते आते ही भले ही नामग्याल गद्दी पर थे, लेकिन उनका ये रीजन मुगल रूलर्स के अधीन आ चुका था। 19वीं सेंचुरी में मुगल शासन पूरी तरह धराशायी हो गया और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से कश्मीर में डोगरा वंश का शासन हुआ। तब लद्दाख भी अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखने में नाकाम सिद्ध हुआ। इसी कड़ी में मिड 1841 एंड 42 में हुए डोगरा तिब्बतन वॉर ने ताबूत की आखिरी कील का काम किया और उसके बाद लद्दाख कश्मीर की डोगरा रियासत का एक वजारत बन गया, जिसे 1947 में हुए पार्टीशन और भारत की आज़ादी के बाद जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बना दिया गया। तो दोस्तों, ये था जम्मू कश्मीर और लद्दाख का साझा इतिहास। अब हम आगे बढ़कर बात करते हैं आज़ाद भारत में कश्मीर के उस काले अध्याय की जिसने इस जन्नत को नर्क में बदल कर रख दिया। दोस्तों, कश्मीर का भारत में विलय और उस दौरान पाकिस्तान द्वारा उसके एक हिस्से पर इल्लीगल कब्जा कर लिए जाने के इतिहास के बारे में तो आपको पता होगा। इसी तरह एक्साई चिन्ह में चाइना की कुटिलता भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस सब के बीच कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A के तहत एक स्पेशल स्टेटस दिए जाने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर में राजनीतिक उठापटक बनी ही रही। इसमें एक बड़ा नाटकीय मोड़ तब आया जब 1987 में हुए स्टेट इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट वाली फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी मतों से विजय हुई। इस इलेक्शन रिजल्ट को लेकर कश्मीर के एक सेक्शन का कहना था कि ये इलेक्शन पहले से ही रिग्ड थे, क्योंकि ऐसा रिजल्ट वहां की आवाम की पॉपुलर चॉइस को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। ये तो 1980s के स्टार्ट से ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस को लेकर कश्मीर में एक अलगाववाद का वातावरण बनने लगा था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर कश्मीर में बहुत से मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, अल्लाह टाइगर्स, पीपल्स लीग एंड हिजबी इस्लामी एक्सेट्रा तैयार हो गए, जिन्हें शुरू से ही इंडिया के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ने के उद्देश्य से पाकिस्तान द्वारा फंडिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जा रहा था। इसी तरह 1989 ऑनवर्ड्स घाटी में फुल फ्लेज्ड आर्म्ड मिलिटेंसी एंड गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत हुई। एक फ्यूचर प्लेबिसाइट की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस्लामिक कट्टरपंथी मिलिटेंट्स द्वारा वैली में हिंदुओं को डर का माहौल बना के भगाया जाने लगा। इस डर को फैलाने के लिए मास किलिंग, रेप्स और किडनैपिंग का सहारा लिया गया। इंडियन होम मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार 1988 से 1991 के 4 साल के पीरियड में ही कश्मीर घाटी में 217 हिंदू सिविलियंस की हत्या कर दी गई। हालांकि अनऑफिशियल डेटा इससे कहीं गुना ज्यादा आंका जाता है। वहीं अनऑफिशियल स्कॉलर डेटा के अनुसार इसी बीच 1 लाख से ज्यादा हिंदूज या कश्मीरी पंडितों को अपना घर और कारोबार छोड़ के यहाँ से पलायन करना पड़ा। साथ ही गवर्नमेंट मशीनरी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऑफिशियल्स के असैसिनेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बॉम्ब ब्लास्ट का भी सहारा लिया जाने लगा। इसी बीच 1990 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के फुल फ्लेज्ड सपोर्ट, पोरस बॉर्डर्स और रिलीजन पर बेस्ड प्रोपेगेंडा फैलाए जाने की वजह से घाटी के हालात बिगड़ते चले गए। पाकिस्तान न केवल इन इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहा था बल्कि इन्हें अपने टेरिटरी में ट्रेन भी कर रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की अपनी सूडो आर्मी भी
पोरस बॉर्डर्स और लोकल सेंटिमेंट्स का फायदा उठाकर कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर रही थी। हद तो तब हो गई जब इसी दौरान पाकिस्तान ने कारगिल में एक बार फिर भारत के विरुद्ध ओपन वॉर लड़ने की हिमाकत की, लेकिन पिछली 3 कोशिशों की तरह उसे इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बेटर करने और आर्म्ड फोर्सेस के अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा इंश्योर करने के बावजूद 3 दशकों तक घाटी की एक्टिव इंसर्जेंसी, नए नए आर्म्ड ग्रुप्स का फॉर्मेशन और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन में इनके द्वारा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाए जाने पे लगाम नहीं लग पा रही थी। और ये हालात तब थे जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के अनुसार 2000 से 2016 तक सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट का 10% शेयर जम्मू कश्मीर को जाता था, जबकि वहां इंडिया की महज 1% पॉपुलेशन ही रहती है। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की 2022 में पब्लिश हुई रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में 2000 से 2022 के बीच 13,000 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, पर इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3500 से ज्यादा जवान भी शहीद हुए और इस इंसर्जेंसी की सबसे बड़ी विक्टिम यहाँ की आवाम ने भी इस दौरान 4900 से ज्यादा लोगों को खोया। इसी स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 2019 में एक अहम कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया ताकि उसे भारत की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के अनुसार बीते 5 सालों में लोकल सपोर्ट ना मिल पाने और एक्टिव काउंटर इंसर्जेंट मेजर्स की वजह से इन मिलिटेंट एक्टिविटीज में भारी कमी देखी जा रही है। इसी के चलते 2017 से 2021 के बीच लगभग 1000 मिलिटेंट्स की एनकाउंटर में मौत हुई, जबकि आर्म्ड फोर्सेस के 350 जवान शहीद हुए, जो पिछले 30 साल के कंपैरिजन में काफी कम है। इस तरह गवर्नमेंट और कश्मीरी आवाम की मिलीजुली कोशिशों से वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर घाटी से आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये इन कोशिशों का ही नतीजा है कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो एक समय में इस मिलिटेंसी की वजह से पूरी तरह ठप हो गया था, उसमें अब फिर से एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ही नतीजा है कि अब इन्वेस्टर्स भी कश्मीर के पोटेंशियल ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के इस ब्रीफ हिस्टोरिक टूर के बाद हम इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को जानने के लिए अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस रीजन के जियोग्राफिकल फीचर्स को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर वैली, तवी वैली, चिनाब वैली, पूंछ वैली, सिंध वैली और लिदर वैली जैसी बहुत सी वैलीज का घर है, जिनमें 100 किलोमीटर चौड़ी और 15,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैली सबसे प्रमुख कश्मीर वैली ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच फैली हुई है, जिससे गुजरने वाली झेलुम नदी कश्मीर की मुख्य नदी है। वहीं चेनाब, तवी और रवि जम्मू रीजन की मुख्य नदियां हैं। अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स का क्लाइमेट उनके ऑल्टीट्यूड के अनुसार बदलता है। इसी के चलते जहाँ सदर्न और साउथ वेस्टर्न एरियाज में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जिससे यहाँ हॉट समर्स और कूल विंटर्स देखने को मिलती है और इस रीजन में ज्यादातर रेनफॉल मॉनसून सीजन में ही देखने को मिलता है। इस रीजन का एवरेज ईयरली रेनफॉल 45 इंच है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट और नॉर्थ रीजन में एल्पाइन क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ समर सीजन खुशनुमा रहता है, लेकिन विंटर्स के समय में पारा सब जीरो लेवल्स तक भी पहुंच जाता है। इसके चलते इन रीजन्स में स्नोफॉल एक आम बात है। यही नहीं, पीर पंजाल रेंज के लीवार्ड साइड पर मॉनसून का असर भी कुछ कम ही देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ ज्यादातर बारिश स्प्रिंग सीजन में होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। यहाँ का ईयरली एवरेज रेनफॉल महज 3 इंच है। दूसरी ओर अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये भारत का हाईएस्ट प्लेटू है, जो हिमालयन रेंजेस से कुनलुन रेंजेस तक फैला हुआ है। माइटी हिमालयाज लद्दाख के लिए एक रेन बैरियर का काम करते हैं, जिस वजह से ये हिमालयाज का रेन शेडो रीजन बन जाता है। इसके चलते लद्दाख एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है। ऐसे में विंटर्स में पहाड़ों पर होने वाला स्नोफॉल ही इस रीजन का मेन वाटर रिसोर्स है। इंडस रिवर इस रीजन की बैकबोन है। इसके अलावा जांस्कर, स्योक और सुरु इस रीजन की दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। साथ ही ये लद्दाख रीजन में अपनी रिवर वैलीज का भी निर्माण करती हैं। बात करें रेंजेस की तो लद्दाख रेंज, पैंगोंग रेंज, कैलाश रेंज और जास्कर रेंज इस रीजन की प्रमुख माउंटेन रेंजेस हैं। दोस्तों, अपने चेंज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की वजह से यूनियन टेरिटरी बन चुके जम्मू एंड कश्मीर के 1.185 लाख करोड़ रुपीस के बजट 2023-24 को बीते महीने ही
इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, जिसमें से 35% यानी 41,491 करोड़ को यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ईयर मार्क कर दिया गया है। इसमें जम्मू और कश्मीर के बीच की दूरी को आधा कर देने वाली 8.45 किलोमीटर लंबी काजीगंज बनिहाल टनल मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर का ये भारी भरकम प्रोजेक्ट इस स्टेट के प्रति इंडियन गवर्नमेंट के कमिटमेंट को साफ दिखाता है। वहीं हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट के अनुसार जहां ये जम्मू एंड कश्मीर का बजट 14.5 बिलियन यूएस डॉलर का है, वहीं आईएमएफ के सामने पाकिस्तान 7 बिलियन यूएस डॉलर के लिए अपनी झोली फैलाए बैठा है। यही नहीं, बीते साल जून 2022 में डेट रिडन पाकिस्तान के फेडरल बजट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को महज 575.9 मिलियन डॉलर ही एलोकेट किए गए थे। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के बीच के इस इकोनॉमिक कॉन्ट्रास्ट को समझना मुश्किल नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों की ये गलतफहमी है कि कश्मीर एक इकोनॉमिकली पिछड़ा राज्य है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर गौर करें तो 2017 में जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1.02 लाख थी, जो इंडिया के एवरेज 1.17 लाख के आसपास है। वहीं ये बिहार के 40,832 और उत्तर प्रदेश के 57,024 रुपीस के फिगर से कहीं ज्यादा है। इसी तरह 2011 के आंकड़ों के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर में पॉवर्टी रेशियो भी 10.4% था, जो इंडिया के 21.9% के फिगर से बहुत कम है। कश्मीर वैली की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट है। पैडी जम्मू एंड कश्मीर की मेन क्रॉप है और इसका स्टेट में नेट सोन एरिया सबसे ज्यादा है, जबकि व्हीट, मेज और ऑयल सीड्स यहाँ की दूसरी मेजर क्रॉप्स हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर से ही लिंक्ड हॉर्टिकल्चरल सेक्टर भी काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है और यहाँ की लगभग 35 लाख पॉपुलेशन हॉर्टिकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। यही नहीं, 2021 की स्थिति में यहाँ के लगभग 3.33 लाख हेक्टेयर जमीन पर फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, चेरीज, पियर्स, प्लम्स, आमंड्स और वॉलनट्स तो जम्मू एंड कश्मीर के मेजर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस हैं। यही कारण है कि ये सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में एनुअली 10,000 करोड़ रुपीस का वैल्यू एडिशन करने के साथ स्टेट जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, अपने टेम्परेट क्लाइमेट, लो टेम्परेचर और वेल ड्रेन्ड सॉइल की वजह से कश्मीर का क्लाइमेट एप्पल के प्रोडक्शन के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। कहा जाता है कि 14th सेंचुरी में शाह मीर रूल के दौरान ही कश्मीर वैली में सबसे पहले एप्पल्स के गार्डन स्टैब्लिश किए गए, जिसे ज़ैन उल आबिदीन ने 15th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से सैकड़ों किस्म के फ्रूट ग्राफ्ट्स और ऑर्चर्ड कीपर्स को बुलाकर एक फुल फ्लेश ट्रेड सेक्टर में बदल दिया। तभी से कश्मीर और यहाँ उगाए जाने वाले एप्पल्स देश विदेश में अपना रस बिखेर रहे हैं। कहा जाता है कि कश्मीर में 113 किस्म के एप्पल्स उगाए जाते हैं। खासतौर पर अपने ह्यूज स्केल एप्पल प्रोडक्शन की वजह से कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट को कंट्री का एप्पल बाउल कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में एप्पल्स का लगभग 25 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 20 मेट्रिक टन अकेले जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, एप्पल के अलावा कश्मीर सैफरन की कल्टीवेशन के लिए भी जाना जाता है, जिसका यूज डाइज, परफ्यूम, रिलीजियस पर्पसेस, फूड आर्टिकल्स एक्सेट्रा में किया जाता है। कश्मीर के पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाने वाला सैफरन दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव स्पीसीज में से एक है, जो अपने अरोमा और हाई क्वालिटी के लिए इंटरनेशनली जाना जाता है। इसीलिए इसे 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने जीआई टैग भी अवॉर्ड किया। लेकिन दोस्तों, जस्ट लाइक इंडियन एग्रीकल्चर, जम्मू एंड कश्मीर में भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है। साथ ही यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी अभाव है। यही कारण है कि इस सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर की मेजर पॉपुलेशन के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी स्टेट जीडीपी में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 19% है। लेकिन दोस्तों, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ सेकेंडरी सेक्टर भी स्टेट जीडीपी में लगभग 25% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें भी यहाँ के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई डोमिनेट करते हैं, जो कि स्टेट जीएसडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू एंड कश्मीर के 2019 के डेटा के अनुसार यहाँ पर 33,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो 2.08 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं। और जैसा हमने अभी देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स की देश विदेश में कितनी डिमांड है, इसीलिए यहाँ फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं।
जम्मू एंड कश्मीर के प्लेन एरियाज में राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ के टाउन्स में अनेक राइस हस्किंग फैक्ट्रीज मौजूद हैं। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राइस हस्क या राइस ब्रांड का उपयोग फैटी ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन में होता है, इसलिए सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज में इसकी काफी डिमांड है। इन सब के अलावा क्योंकि जम्मू कश्मीर टेम्परेट फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे एप्पल्स, चेरीज, वॉलनट, आमंड्स, एप्रिकॉट एक्सेट्रा के प्रोडक्शन में इंडिया में फर्स्ट रैंक पर है, इसीलिए यहाँ फ्रूट्स की फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री भी इकोनॉमी में की रोल प्ले करती है। इन इंडस्ट्रीज में जैम, जेली, जूस, सॉस, केचप एक्सेट्रा बनाए जाते हैं, लेकिन अभी भी इन इंडस्ट्रीज को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इन रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए 2021 में जम्मू कश्मीर में 4 फूड पार्क्स डेवलप किए गए हैं। साथ ही इस इंडस्ट्री को और डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम और PM किसान संपदा योजना जैसी स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं, जिसमें 2020-21 से 2024-25 तक के 5 साल के पीरियड के लिए 10,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर और उससे एसोसिएटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आगे बढ़कर बात करें तो कश्मीर का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट भी अपने यूनिक क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। कश्मीर वैली अपने सिल्क की क्वालिटी, कलर और शेड्स और सेरिकल्चर की एज ओल्ड टेक्निक के लिए भी दुनिया भर में विशेष पहचान रखती है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से ये पता चलता है कि एंशिएंट टाइम्स में भी यहाँ से पर्शिया, ग्रीक और रोमन एम्पायर तक सिल्क को एक्सपोर्ट किया जाता था और आगे जाके मुगल एम्पायर में भी इस इंडस्ट्री को खास तौर पर पैट्रोनाइज किया गया। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर देश का बेस्ट क्वालिटी बाइवोल्टीन सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। अगर हम यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के कारपेट्स, शॉल्स, वुड कार्विंग, चेन स्टिच, क्रेवल, नामधा, सोजनी एंड स्टेपल, कैलिको प्रिंटिंग, चिखरी वुड, बम्बू प्रोडक्ट्स, बसोली पेंटिंग्स, फूलकारी एक्सेट्रा अपने क्राफ्ट और एक्सक्यूसिव स्टाइल के लिए फेमस है। दोस्तों, अगर हम इस सेक्टर के एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर से बीते 5 सालों में हैंडीक्राफ्ट्स 1000 to 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट एनुअल बेसिस पर कर रहा है और लगभग 3.5 लाख आर्टिसंस इस सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। वहीं हैंडलूम सेक्टर भी लगभग 40,000 वीवर्स और एलाइड वर्कर्स की रोजी रोटी का जरिया है, जिन्होंने बीते 5 सालों के आंकड़े मिलाकर 1000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है। इसी तरह वुल के प्रोडक्शन में भी जम्मू कश्मीर इंडिया में सेकंड रैंक होल्ड करता है। 2018-19 में इंडिया में प्रोड्यूस हुए टोटल वुल में से 18.1% शेयर कश्मीर से था। यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्रेटर क्वांटिटी और फाइनर क्वालिटी ऑफ वुल प्रोड्यूस करने के लिहाज से एकदम अप्रोप्रिएट है। अगर हम जम्मू कश्मीर की टोटल सीप पॉपुलेशन को देखें तो इंडिया की 7% शीप्स केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलती हैं। साथ ही डोमेस्टिकेटेड चांगथांगी गोड्स के हेयर से बनने वाला पश्मीना वुल और उससे बनने वाले शॉल्स अपनी फाइन क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह यहाँ का मशहूर मेरिनो वुल अपने फाइनेस्ट फाइबर के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस सेक्टर का सबसे बड़ा इशू ये है कि स्टेट में वुल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज ना के बराबर हैं, जिस वजह से यहाँ पर पैदा होने वाला लगभग सारा वुल प्रोसेसिंग के लिए नेबरिंग स्टेट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके बाद प्रोसेस होकर यही वुल इनहैंस रेट पे जम्मू एंड कश्मीर में वापस खरीदा जाता है। प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर लगभग 70% वुल रॉ फॉर्म में बेचता है। इस समस्याओं से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 2020 में जम्मू कश्मीर वुल प्रोसेसिंग, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी रिलीज की, जिससे इस सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रोड मैप तैयार किया जा सके। साथ ही साथ क्राफ्ट्समैन का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करके क्राफ्ट्समैनशिप को प्रिजर्व करने की दिशा में भी प्रयास किए जा सकें। इसके लिए 2021 में जम्मू एंड कश्मीर ने कारखंडर स्कीम लॉन्च की है, जिसमें ट्रेडिशनल मास्टर क्राफ्ट्समैन द्वारा नए ट्रेनीज को ये स्किल प्रोवाइड कराने और उनकी एग्जिस्टिंग स्किल को अपग्रेड करने के लिए सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का लगभग आधा एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है। अपने हायर ऑल्टीट्यूड और टेम्परेट क्लाइमेट की वजह से यहाँ ज्यादातर कन्फाइनर ट्रीज ही पाए जाते हैं। हालांकि लोअर ऑल्टीट्यूड और वैलीज में पाइन और डेसिडियस ब्रॉड लेवल ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। इन ट्रीज से बहुत सी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे पेपर, पल्प, मैच, स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। यहाँ तक कि कश्मीर वुड से बने आर्टिफैक्ट्स और डेकोरेशन पीसेस भी बहुत पसंद किए जाते हैं। इसी तरह पोपलर एंड विलो ट्रीज से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल हाई क्वालिटी क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए किया जाता है, जिसे कश्मीर विलो कहते हैं। ये क्रिकेट बैट्स अपने सुपीरियर स्ट्रोक प्ले, इनहैंस्ड स्वीट स्पॉट्स और हाई स्टॉक एब्जॉर्प्शन के लिए जाने जाते हैं। वहीं यहाँ मिलने वाली मलबरी
एंड सहतूत वुड का यूज हॉकी स्टिक्स बनाने में होता है। कश्मीर वैली में ही अबंडेंटली अवेलेबल वॉलनट ट्रीज का उपयोग भी वुड कार्विंग बनाने के लिए होता है और ये जम्मू एंड कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है। वहीं कश्मीर में खत्मबंद नाम के वुड क्रेविंग से बने सीलिंग भी देश विदेश में मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट्स हैं। यही नहीं, शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में बनने वाली 90% से ज़्यादा पेंसिल्स भी कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के ओखू विलेज में बनती हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी स्टेट के इंडस्ट्रियल सेटअप को फ्यूल करने के लिए उसके मिनरल डिपॉजिट्स एक की रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम जम्मू कश्मीर के मिनरल डिपॉजिट्स की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, कश्मीर में ग्रेफाइट की डिपॉजिट भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ के उरी, किश्तवाड़, बरेपुरा एक्सेट्रा अपने ग्रेफाइट डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं और इसी के चलते जम्मू एंड कश्मीर की पेंसिल इंडस्ट्री सेल्फ सस्टेनिंग हो पाती है। लेकिन अगर हम दूसरे मिनरल्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर मोर और लेस एक मिनरल डिफिशिएंट स्टेट है जो जरूरत से ज्यादातर मिनरल्स के लिए दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट करता है। लेकिन इसके उलट कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जिनमें जम्मू एंड कश्मीर नेट एक्सपोर्टर की भूमिका में है। उदाहरण के लिए जम्मू एंड कश्मीर में बहुत से इंपॉर्टेंट जेमस्टोन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का अकेला ऐसा स्टेट है जहां गुड क्वालिटी सैफायर के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। किश्तवाड़ में मिलने वाली हाई क्वालिटी ब्लू सैफायर अपनी प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है। साथ ही जांस्कर और पद्दार में सैफायर के अलावा रूबी जेमस्टोन के डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ फर्टिलाइजर और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होने वाला प्राइम रॉ मटेरियल जिप्सम और लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स और मार्बल स्टोन्स के डिपॉजिट्स भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में लिग्नाइट, कॉपर, माइका, बोरेक्स, मैग्नेसाइट, आयरन एक्सेट्रा भी स्मॉल ट्रेसेस में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि ONGC के सर्वे में श्रीनगर के पास सुरनसर और रामनगर में नेचुरल गैस और ऑयल के ट्रेसेस भी मिले हैं। लेकिन अभी इनके डिपॉजिट्स के एस्टिमेशन का सर्वे अंडर गोइंग है, फिर भी इन्हें लेकर पॉजिटिव फ्यूचर पॉसिबिलिटीज प्रोजेक्ट की जा रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि कश्मीर की इस धरती को स्वर्ग माना जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षित पहाड़ियाँ किसी का भी मन मोह लेती हैं। इसीलिए यहाँ टूरिस्ट का भी जमावड़ा लगा रहता है। खासतौर पर कश्मीर घाटी में 1989 में इंसर्जेंसी बढ़ने के पहले टूरिज्म भी कश्मीरी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हुआ करता था। साथ ही अपनी रिच हिस्ट्री और वर्सेटाइल कल्चर की वजह से यहाँ बहुत से हिंदू होली साइट्स और बुद्धिस्ट श्राइन्स हैं और पिछले कुछ सालों में कश्मीर फिर से एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरा है। आफ्टर ऑल, आजकल सभी बाइक से लद्दाख जाने, लेह में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के साथ साथ खरदुंगला और पैंगोंग और सो मिरिरी लेक जैसे नेचुरल ब्यूटीज को घंटों निहारने का सपना देखते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के रिलीजियस साइट्स में और बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसलिए वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए कटरा रेलवे स्टेशन डेवलप करके इसे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। ऐसे में अमरनाथ यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे श्रीनगर का दाल लेक, पाटनी टॉप, पहलगाम, गुलमर्ग और जम्मू का अखनूर फोर्ट, रघुनाथ टेम्पल इत्यादि को भी टूरिज्म के लिहाज से और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर के कंडीसिव क्लाइमेट की वजह से यहाँ बहुत सी फ्लावर वैली और गार्डन्स भी मौजूद हैं, जिसमें मुगल पीरियड में एस्टैब्लिश किया गया शालीमार गार्डन, निशान गार्डन और परी महल मोस्ट फेमस हैं। साथ ही स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में श्रीनगर में हर साल ट्यूलिप फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे देखने देश विदेश के सैलानी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। इसी क्रेज को देखते हुए मार्च 2022 में श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी स्टैब्लिश किया गया, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले सालों में ये और भी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। कन्वेंशनल टूरिज्म के अलावा यहाँ पर एडवेंचरस स्पोर्ट्स और इको टूरिज्म का भी काफी बड़ा पोटेंशियल है। अपनी हसीन वादियों की वजह से भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला कश्मीर एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों और एड्रेनलिन जंकीज के लिए भी स्वर्ग से कम नहीं है। इसलिए यहाँ देश विदेश से आए ट्रेकर्स, स्कीइंग एंथुसियास्ट, रॉक क्लाइंबर्स और कैंपर्स का भी जमावड़ा लगा रहता है। कश्मीर में एडवेंचर और विंटर स्पोर्ट्स के एनॉर्मस पोटेंशियल को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ हर साल नेशनल विंटर्स गेम्स का आयोजन किया जाने लगा है। फिर भी टूरिज्म को डेवलप करने में इंसर्जेंसी के अलावा यहाँ सबसे बड़ा रोड़ा यहाँ का लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि सिटीज और कुछ पॉकेट्स में ही डेवलप्ड है, जिसके चलते स्टेट के कुछ पर्टिकुलर साइट्स ही हैं जो टूरिस्ट को अकोमोडेट कर पाते हैं और बाकी जगह अपने पोटेंशियल को ठीक तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस
और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होने की वजह से यहाँ रोड्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही इंटरनेशनल लेवल पे भी इस रीजन में इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशे जा रहे हैं। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि यूएई से एक 36 मेंबर के बिजनेस डेलीगेशन ने कश्मीर वैली में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए हाल ही में यहाँ विजिट किया। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने यूएई की पायनियरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ $100 मिलियन का एमओयू साइन किया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर में रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद मिलेगी। टूरिज्म डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को दुरुस्त करने के लिए 2020 में जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी भी रिलीज की गई, जिसका एम 8% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 2025 तक जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का मोस्ट प्रेफर्ड ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का है। यही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के बजट 2023-24 की स्पीच में ये बात भी सामने आती है कि जम्मू एंड कश्मीर के सुरक्षित माहौल की वजह से ही साल 2022-23 में दिसंबर तक ही 18.8 मिलियन टूरिस्ट ने जम्मू एंड कश्मीर विजिट किया। अगर हम जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.22 करोड़ थी और पॉपुलेशन डेंसिटी 290 पर किलोमीटर स्क्वायर। कश्मीर की पॉपुलेशन का लगभग 96.4% मुस्लिम रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, जबकि हिंदू केवल 2.4% है। जबकि इसके उलट जम्मू की 66% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाली है, जबकि यहाँ मुस्लिम धर्म को मानने वाले लगभग 30% हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर के विपरीत लद्दाख में पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है। 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन 2.75 लाख थी, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी महज 4.6 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम लद्दाख की पॉपुलेशन का रिलीजन के बेसिस पर डेटा देखें तो हम पाएंगे कि 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ की 46.41% पॉपुलेशन इस्लाम को तो लगभग 40% पॉपुलेशन बुद्धिज्म को फॉलो करती है, जबकि लगभग 12% हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर हम इकोनॉमिक या सोशल पैरामीटर उठाकर देखें तो हम पाएंगे कश्मीर की गिनती कहीं भी इंडिया के बहुत पिछड़े राज्यों में नहीं की जा सकती। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की सोशल एंड हेल्थ पैरामीटर्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि 2017 में जम्मू एंड कश्मीर की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 23 थी, जो भारत के 33 के आंकड़े से बहुत कम है और एक पॉजिटिव साइन है। यही आंकड़ा मध्य प्रदेश में 47 है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी भारत के एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.7 ईयर्स से लगभग 5 साल ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में सेक्स रेशियो एट बर्थ भी 917 है, जो भारत के 896 के फिगर से बहुत बेहतर है। वहीं हरियाणा में ये 833 हो जाता है। इसी तरह 2011 सेंसस के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर का लिटरेसी रेट भी 67.16% था। इसमें मेल लिटरेसी रेट 76.75% और फीमेल लिटरेसी रेट 56.43% था। ऐसे में हम साफ देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद से ही कश्मीर के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दिया गया है और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ये ध्यान और भी गहरा होता जाएगा, न सिर्फ लिटरेसी रेट में बल्कि इकोनॉमिक्स में, टूरिज्म में, कल्चरल प्रोस्पेक्ट्स में और कई अलग अलग एस्पेक्ट्स में। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इस पूरी केस स्टडी में आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि वो कौन से स्पेसेस हैं जो अभी भी अनटच्ड हैं और उन पोटेंशियल उन स्पेसेस को टैप करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज एग्जामिन हाउ फार द इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच बाय एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370 will be successful in addressing the increasing alienation in the Kashmir Valley and promote inclusive development. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।